MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेंगे, यानी कि इस चैप्टर की ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। चैप्टर के अलावा इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी उनमें आते हैं, तो उन सभी की अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इस वीडियो में जो भी हमारा ये चैप्टर है इसकी शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज से। जो भी हमारा ये चैप्टर है ग्रेविटेशन में हमारे मेनली कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लाइन वाइज सभी को लिस्ट कर दिया गया है। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, तो सबसे पहले ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सारी चीजें इसमें हम समझेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फ्री फॉल का। फ्री फॉल के अंडर हम समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद मास एंड वेट क्या होता है, यहां से भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भैया मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलरिटी क्या होती है, वो आपको बतानी होगी। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम कहेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। भाई क्या चीजें होती हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। और लास्ट में आ जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर के लास्ट में इसको समझना है। तो जो भी हमारे ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो चैप्टर एक तरह से फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आसानी से आपको समझा दूंगा। और जो भी चैप्टर के आप कहोगे कि नोट्स भी चाहिए तो भाई वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको ग्रीन बोर्ड के एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएंगे। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन से नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है ग्रेविटेशन क्या होती है। भाई उसको समझेंगे, उसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। देखो आपको पता है ना हम रहते कहां पर हैं, अर्थ पर हैं, और इस अर्थ पर ये एक शरारती बच्चा खड़ा हुआ है। ये बॉल से या पत्थर से खेलने वाला बच्चा है, ठीक है। तो इस बच्चे के हाथ में यहां पर एक पत्थर दे दिया जाता है, ये पत्थर को छोड़ देता है। जब वो पत्थर को छोड़ता है तो वो पत्थर कहां पर जाएगा, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, यानी कि जमीन पर आकर वो गिर जाता है। अगर ये पत्थर को ऊपर फेंकता है तो भी कुछ ऊंचाई तक वो पत्थर जाता है और वापस से जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर आकर गिर जाता है। अब ऐसा क्या है भाई अर्थ में कि कोई भी चीज हम छोड़ देते हैं वो हमेशा नीचे अर्थ यानी कि जमीन पर ही आकर गिरती है। कोई तो ऐसी पावर है अर्थ में, कोई तो ऐसी फोर्स ये जनरेट करता है हर एक ऑब्जेक्ट पर कि हर एक ऑब्जेक्ट इसी पर आकर गिर जाता है। तो क्या है वो फोर्स, इसी को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं ग्रेविटेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन इट विल फॉल ऑन अर्थ। अगर हम एक छोटा सा पत्थर छोड़ते हैं तो भाई वो गिर जाता है पृथ्वी पर। इसी तरह से इफ वी थ्रो अ स्टोन अपवर्ड इट ऑल्सो फॉल ऑन अर्थ। अगर हम ऊपर की तरफ कोई पत्थर या फिर बॉल फेंकते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट बॉल से कर सकते हो, पत्थर से करने की जरूरत नहीं है, किसी को लग सकता है, ठीक है। तो बॉल अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो भी जो है वापस से अर्थ यानी कि पृथ्वी जमीन पर आकर गिर जाती है। क्या है ऐसा, तो यहां पर हमें दिया गया है थर्ड वाले पॉइंट में कंक्लूजन, अर्थ अट्रैक्ट स्टोन। भाई बॉल है, पत्थर है, या कोई भी, मैं इस पेन को छोड़ता हूं, ये पेन भी नीचे ही गिर रहा है, जमीन पर ही गिर रहा है। तो जो भी हमारी जमीन यानी कि अर्थ है, इसमें कोई तो ऐसी पावर है जिससे ये अट्रैक्ट करता है चीजों को, जिससे ये अपनी ओर उन चीजों को खींचता है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट अर्थ। जो ये छोटा सा स्टोन है, पत्थर है, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचती है और स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन पृथ्वी यानी कि अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए यहां पर कोई भी यहां पर मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन स्टोन हमें मूव होता हुआ दिखाई दे जाता है। फोर्स यहां पर दोनों के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। तो भैया एक्चुअल में ग्रेविटेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर आपके सामने लिखी है, इस डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें दिया गया है ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि हमारी जो भी दुनिया है, पूरी की पूरी जितनी भी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक ऐसी फोर्स होती है जो सभी चीजों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। यहां पर जो स्टोन है
ये अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ जो है ये स्टोन को अट्रैक्ट करती है। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ मूव नहीं करती है स्टोन की तरफ, लेकिन स्टोन का मास एक तरह से नेग्लिजिबल होता है अर्थ के मास से, इसीलिए ये इस पर आकर गिर जाता है। तो यहां पर जो फोर्स है वो सिर्फ अर्थ में नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। फोर्स दोनों में है भाई, जो भी यहां पर स्टोन है और जो भी हमारी अर्थ है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इस अट्रैक्ट करने वाली फोर्स को ही ग्रेविटेशन कहा जाता है। और डिटेल में समझो, जो भी हमारा सन है भैया और हमारी अर्थ है, इनके बीच में भी यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यही अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है। हमारी अर्थ है और मून है, चांद है, उनके बीच में भी यही अट्रैक्ट करने वाली फोर्स ग्रेविटेशन है। जो भी तारे होते हैं या फिर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मून है, उनके बीच में भी यही अट्रैक्ट करने वाली फोर्स ग्रेविटेशन है। भैया कोई पर्सन है और इसी के पास में कोई और पर्सन है, तो उनके बीच में भी वो भी क्या काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है। अब यहां पर जो पत्थर हैं भैया, इन पत्थरों के बीच में आपस में भी यही ग्रेविटेशन फोर्स होती है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास छोटा ऑब्जेक्ट है या कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। और ये हर ऑब्जेक्ट, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी दुनिया में होता है उनके बीच में। अब एक्चुअल में ग्रेविटेशन को और डिटेल में जानना है तो उसके लिए मूव करना होगा हमें नेक्स्ट पेज पर। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मून होता है और जो ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होता है, इनके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है? भाई टकराते इसीलिए नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक और फोर्स होती है ग्रेविटेशन में, इसको भी समझना पड़ेगा हमें। सो इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास है। ये एक शरारती सी लड़की है भाई, इस लड़की ने क्या किया, एक धागा लिया और उसके एंड पर एक पत्थर को बांध लिया। उसके बाद ये इस पत्थर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाती है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरह से सर्कुलर पाथ पर घुमाते हैं, वो सर्कुलर पाथ पर बना रहता है, तो वो किस वजह से होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन से और डिटेल में आ जाएंगे। तो इसमें दिया गया है, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये नेट फोर्स होती है और ये किस तरह से काम करती है? जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए इस फोर्स का यूज किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी हमारी अर्थ होती है, अर्थ क्या करती है भैया? अर्थ के अराउंड जो मून होता है ना, वो गोल गोल इस तरह से चक्कर लगाता है, एक सर्कुलर शेप में अर्थ के वो चक्कर लगाता है। तो जब भी सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाता है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर इस तरह से रोटेट कराना, सर्कुलर पाथ पर। इसीलिए मून जो हमारा अर्थ के अराउंड चक्कर लगा पाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी अर्थ भी होती है। अर्थ क्या करती है भाई? बीच में हमारे पास ये सन है, यहां पर जो अर्थ है वो इसके इस तरह से राउंड राउंड चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है। और किस वजह से होता है? ये भी पॉसिबल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया है कि भैया अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स है तो वो आपस में टकरा क्यों नहीं जाते? टकराते इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करती है। अब जो भी हमारा ग्रेविटेशन है, इसको और डिटेल में जानने के लिए हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझना पड़ेगा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन भैया ने। तो न्यूटन भैया का जो भी ये लॉ है, इसको समझने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन भैया ने इसकी खोज की थी। अब इसको समझने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ए, और दूसरे वाला जो ग्रीन है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बी। तो जो भी हमारा ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है भैया, इनकी नेमिंग हमें करनी पड़ेगी। नेमिंग तो हमने कर दी है ए बी, इनका मास हमें देखना पड़ेगा। मान लेंगे जो भी ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास जो है हमारे पास
ठीक है, इसके मास को हम कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। मास क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, किलोग्राम में मेजर किया जाता है मास को, इतना समझो। तो जो भी मास है इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है उसके मास को हम यहां पर डिनोट कर लेते हैं छोटे वाले एम से, यानी कि इनका जो भी मास होगा, एक का बड़ा वाला एम, एक का छोटा वाला एम हो जाएगा। और इनके सेंटर से बीच की जो दूरी है, ठीक है, ए वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर हम ले लेते हैं, बी वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर हम ले लेते हैं। इनके सेंटर से बीच की दूरी, एक दूसरे से बीच की जो दूरी है उसको हम डी से यहां पर मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी सेंटर टू सेंटर दूरी है उसको हमने यहां पर डी से मेजर कर लिया। अब यहां से एक फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में किस तरह से निकाला जाएगा, इस लॉ की जो स्टेटमेंट दी गई है उसी से हम डिराइव करेंगे। ध्यान से इस चीज को समझ लेना है। सो न्यूटन भैया ने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स यानी कि इस दुनिया में कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कहता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, और ये फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब जो भी ये फोर्स यहां पर हमें दी गई है इसके बारे में कहा गया है विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम कैसे, एफ से डिनोट करेंगे भैया। ठीक है, जो भी ये फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को। अब जो ये फोर्स है इसके बारे में कहा गया है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको पता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। यहां पर मैंने प्रोपोर्शनल का सिंबल बना दिया। अब प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी मास होता है ना भैया दोनों ऑब्जेक्ट का, एक का m है दूसरे का छोटा m है, तो इनके प्रोडक्ट के, अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि बड़े वाले m से छोटे वाले m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वो हमें मिल जाती है। अब यहां पर आगे क्या कहा गया है, एंड यहां पर बोलता है, एंड के बाद कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और जो भी फोर्स यहां पर है, फोर्स दो तरह से है, तो फोर्स दूसरी किस तरह से है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में। ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, 1 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनवर्सली का मतलब होता है हमारा 1 अपॉन में आएगी हमारी वैल्यू, इनवर्सली में यही होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस d है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास d का स्क्वायर। तो जो भी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, और जो भी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में d स्क्वायर, यानी कि जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब इन दोनों पॉइंट्स से जो भी मेरा यहां पर पहला पॉइंट आया है और जो भी मेरा यहां पर स्टेटमेंट से सेकंड वाला पॉइंट आया है, इससे हम फॉर्मूला तैयार करेंगे। देखो फोर्स को यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं तो भैया F हमारा आ जाता है। हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है भैया, जो भी m इंटू m है ये ऊपर आ जाएगा हमारा, तो m इंटू में m आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू जो है ये d स्क्वायर वाली ये आ जाएगी। अब हमें अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी ग्रेविटेशन। अब यहां पर इसको समझो, तो कांस्टेंट वैल्यू मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनैलिटी के जो भी साइन होते हैं उसको हटाने के लिए यहां पर कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूं जिसे हम कहेंगे जी, कैपिटल जी से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू में G इंटू में M इंटू में M अपॉन में D स्क्वायर, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर बनता है। जो हमारा यहां पर G हमने कांस्टेंट रखा है इसको क्या कहा जाता है, आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लास्ट में भी आप देख सकते हो, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको हम कहेंगे। तो जो भी हमारी ये G है इसकी वैल्यू
कांस्टेंट होती है, यानी कि इसकी वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स रहेगी। अब इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो उसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा भैया? जो भी मेरा यहां पर डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर इस तरफ लेकर जाऊंगा तो एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी भैया? एफ आ जाएगा। यहां पर मेरे पास डी का स्क्वेयर आ जाएगा। इसके अलावा इस जी के साथ m इंटू में m ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो आ जाएंगे डिवाइड में, तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा m इंटू में m और इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा जी। तो यहां पर जो भी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला यहां पर हमने तैयार कर लिया है। जो भी यहां पर हमारा ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से यहां पर बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, यहां पर जो भी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लिख देता हूं। जो एनसीईआरटी बुक में इसकी वैल्यू दी गई है वो हो जाएगी हमारे पास 6.673 इंटू में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस में 11, यहां पर आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में यहां पर आ जाएगा किलोग्राम जो होता है हमारा उसका स्क्वायर। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि इस वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में और बुक में दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे। और न्यूमेरिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। उस वीडियो को देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए उसको भी मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बॉक्स के अंदर आपको मिल गई हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली स्टेटमेंट है उससे हमने फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया है ये भी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब जो भी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है इसके फायदे क्या क्या हैं ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। सो इसको समझने के लिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बार के लिए ये सोच के देखो कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या होगा। ग्रेविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्रेविटी की इंपॉर्टेंसेस क्या क्या हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं एक एक करके समझा देता हूं, अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसमें। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से हम अर्थ पर बाइंड रह पाते हैं, यानी कि अर्थ के साथ हम कनेक्ट रह पाते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो भैया अर्थ कहीं पर होगी, हम कहीं पर होंगे। जो ऑक्सीजन हमारे अर्थ के आसपास है वो भी इसी ग्रेविटी की वजह से है, एयर जो है वो भी इसी ग्रेविटी की वजह से है, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी और लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हमारे अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन होता है वो भी किस वजह से हो पाता है, इसी ग्रेविटेशन की वजह से हो पाता है। वो भी हमें चांद भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जो अर्थ जो रोटेट करती है, चक्कर लगाती है सन के अराउंड, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर सन के अराउंड चक्कर नहीं लगाएगी तो भैया दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, पता नहीं होगा क्या। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट यही पॉइंट दिया होगा द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जो भी प्लैनेट हैं अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स जो सन के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं वो चक्कर नहीं लगाएंगे। ग्रेविटी नहीं होगी तो चक्कर नहीं लगाएंगे, और चक्कर नहीं लगाएंगे तो दिन रात नहीं होंगे, ना ही हमें पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। समुद्र में क्या होता है भैया, मून और सन की वजह से टाइड्स आती हैं, लहरें उठती हैं भैया। ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाएंगी, पानी एकदम शांत रहेगा। इसके अलावा यहां पर हमारे पास है रेनफॉल। बादल जो है वो बारिश करते हैं, बारिश पृथ्वी पर आकर गिरती है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो भैया बारिश भी नहीं हो पाएगी। बारिश जो पानी होगा वो इधर उधर कहीं भी जाएगा, नीचे आके गिरेगा ही नहीं। इसी तरह से स्नोफॉल जो है वो भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स है, आपने देखा होगा जो रिवर्स हैं उनमें पानी का बहाव होता है, किसी ऊंची जगह से नीचे प्लेस जो होता है उसकी तरफ वाटर का फ्लो होता है, तो वो फ्लो ऑफ वाटर भी नहीं हो पाएगा। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। इसके अलावा सभी चीजें जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो कोई भी चीज एक तरह से जुड़ नहीं पाएंगी, किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगी। तो ग्रेविटेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ये पॉइंट यहां पर समझ में आपको आ गया होगा। तो जो भी हमारा पहला कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशन वो कंप्लीट हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमें,
फ्री फॉल को समझना है। तो फ्री फॉल को समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है फ्री फॉल, और फ्री फॉल का मतलब क्या होता है इसको आसानी से समझ लेते हैं। समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, पहला होगा हमारा एक पत्थर और दूसरा होगा हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई चीज फ्रीली फॉल हो जाए, गिर जाए। फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो यहां पर जो भी हमारा पत्थर है ये गिरता है अर्थ की तरफ, तो इसको फॉल कहा जाएगा। फ्री फॉल कब कहा जाएगा, जब इस पे सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करे और कोई भी अदर फोर्स वर्क ना करे। लाइक आपको एग्जांपल समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट से, मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं छोड़ देता हूं तो क्या हुआ भैया, इसका फॉल हो गया और इस पर कोई भी अदर फोर्स वर्क नहीं करती है, मैंने जस्ट इसको छोड़ा है, तो इसको फ्री फॉल कहा जाएगा। अगर मैं इस पे इस तरह से फोर्स लगाता हूं, इसको नीचे की तरफ पुश करता हूं, तो वहां पर दो फोर्स वर्क करेंगी, ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क करेगी ही, साथ में जो मैंने मसल्स से फोर्स लगाई है इस फोन पर वो भी वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको जस्ट ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो ये फ्री फॉल होता है। जस्ट इसको मैंने छोड़ दिया, सिर्फ ग्रेविटी ने अपना काम किया और ये नीचे की तरफ फॉल हो गया, तो ये होता है फ्री फॉल। आसान वे में इसको हमने समझा। अब इस फ्री फॉल को और डिटेल में लेकर जाता हूं मैं आपके लिए। मान लो ये हमारे पास क्या है भैया, एक स्टोन है, इस स्टोन को मैं ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, ठीक है। तो भैया ये कुछ ऊपर तक जाएगा, उसके बाद वापस से इसी अर्थ पर आकर गिरेगा। अब फ्री फॉल कैसे होगा, इस कंडीशन में भी फ्री फॉल होता है, यहां पर समझना पड़ेगा किस तरह से फ्री फॉल होगा। देखो गाइस, जब भी हम किसी भी पत्थर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पत्थर मत फेंकना कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बॉल से कर लेना, ठीक है। सो जो भी हमारा ये पत्थर है, इसको बॉल आप समझ सकते हो, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो इस तरह से आके वो वापस से अर्थ पर गिर जाता है। तो जब भी आप बॉल को फेंकते हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो यहां पर उसकी वेलोसिटी, मान लो जो भी वेलोसिटी है उसकी मान लो 10 है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 और एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इस तरह से पॉइंट आता है, ठीक है। यहां पर आपने फेंका है तो वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे 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 ऊपर जाएगा वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से उसको यू टर्न लेना होता है और उस यू टर्न के बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। 0 होने के बाद क्या होगा, वो वहां पर रुकेगी नहीं, वो फॉल, ग्रेविटी अपना काम करती है, इसी वजह से जो ये यहां पर वेलोसिटी है ये कम होती रहती है और ग्रेविटी यहां पर और अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद जो भी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है और जो भी बॉल है वो आकर पृथ्वी पर गिर जाती है या पत्थर होता है, ठीक है। तो मान लेंगे इस वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी, इस वाले पर कुछ इस तरह से 8 हो जाएगी, इस वाले पर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास मतलब बढ़ जाएगी ये, ठीक है, 20 कर सकते हैं यहां पर हम। जो भी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अब फ्री फॉल इसमें कैसे होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। जहां पर भी इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इस 0 वाले पॉइंट से कोई भी अदर फोर्स वर्क नहीं करेगी, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही ये यहां पर फॉल होगा। 0 वाले पॉइंट से वेलोसिटी जब इंक्रीज होना शुरू होगी तो ये वाला जो पार्ट होगा वेलोसिटी इंक्रीज होने का, इस पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करती है। तो इस वाली कंडीशन को अगर मैं यहां पर नेमिंग कर दूं तो ये ए पॉइंट और यहां पर बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो भी पत्थर ने डिस्टेंस कवर किया है ये फॉल हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, इसको हम फ्री फॉल कहेंगे। अब एक्चुअल में फ्री फॉल क्या है उसकी डेफिनेशन से भी देख लेते हैं भैया, क्या यही चीजें हैं। तो इसमें आ जाता है एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड अर्थ अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। जो भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ पर, वो किस पर, मतलब सिर्फ उस पर एक ही फोर्स वर्क करे, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन उस पर वर्क करती है, तो उसी को फ्री फॉलिंग बॉडी कहा जाता है, फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे। एंड सच अ फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। इस तरह का जो गिरना होता है उसको फ्री फॉल कहा जाता है, जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशन फोर्स, इसके अलावा कोई भी फोर्स वर्क ना करे, तो उस कंडीशन में जो फॉल होता है उसे फ्री फॉल कहते हैं। और जो भी बॉडी यहां पर होती है, लाइक पत्थर है, बॉल है, गिरने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फॉलिंग बॉडी कहा जाता है। अगर उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करती है ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा, तो उसको कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब इसके कुछ पॉइंट्स भी दिए गए होंगे, उनको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली
चेंजेस है। फ्री फॉल जब होता है तो वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती है। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल भी देकर बता दिया है कि देखो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जीरो हो जाती है, उसके बाद वेलोसिटी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी यहां पर क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। और एक चीज आपने समझी होगी, वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए, वेलोसिटी में चेंज आने को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आपको यही दिया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात यहां पर समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा जाता है, और इस फ्री फॉल वाली कंडीशन में यहां पर फोर्स कौन सी वर्क करती है, ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करती है। तो इस वाली कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन तो कहेंगे ही, और ये एक्सेलरेशन क्यों हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो इसको पूरा कहा जाएगा यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी ये लाइन है इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारी एक डेरिवेशन भी बनेगी, एक फॉर्मूला बनाएंगे जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब फॉर्मूला किस तरह से बनेगा उस चीज को समझ लो। आपने पीछे वाले जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं उनमें एक चीज तो समझ ली होगी कि भैया F इक्वल्स टू में हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको अभी अभी बताया है यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो एक बात यहां पर बता दूं, ग्रेविटी वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, यानी कि ए को हम जी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, F इक्वल्स टू में एम जी बन जाएगा। ठीक है, एम हमारे पास क्या है भैया, मास है, और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहा जाता है। अब जो पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला भैया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या सीखा था, F इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, उसके बाद हमारे पास बड़ा वाला मास, छोटे वाला मास, और अपॉन में होता है यहां पर d का स्क्वायर। अब जो जो चीजें बताने वाला हूं ध्यान से समझ लेना, यहां पर डाउट रह गया तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा ग्रेविटेशन चैप्टर आपके लिए। अब एक बात समझो, यहां पर जो भी हमारा फोर्स है भैया वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। तो इस वाले फोर्स की जगह पर मैं एम जी लिख सकता हूं, तो भैया मैंने लिख दिया यहां पर एम जी इक्वल्स टू में यहां पर हमारा कैपिटल वाला जी आ गया, बड़े वाला एम आ गया, छोटे वाला एम आ गया, अपॉन में हमारे पास डी का स्क्वायर आ गया। क्या हमारा ये वाला फाइनल फॉर्मूला है, नहीं भैया। अब डिटेल में जाते हैं। देखो अगर हम अर्थ से कंपेयर करें भैया, अर्थ का मास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है भैया अर्थ का मास है। अर्थ का रेडियस की बात करें तो भैया वो भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस पत्थर से तो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इससे मतलब इस छोटे से पत्थर से अर्थ को कंपेयर करेंगे तो इस पत्थर का मास कितना होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। भाई अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी से एक पत्थर का मास ना के बराबर होता है। तो जो भी यहां पर इसका मास है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, छोटे वाला जो मास है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, अर्थ के मास को हम बड़े वाले m से डिनोट करते हैं। बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़े वाले m से उसका मास डिनोट किया जाता है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटे वाले m से उसका मास डिनोट किया जाता है। अब अगर ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर है अर्थ से कंपेयर करने पर, तो ना के बराबर होने का मतलब ये होगा इसको क्या हमें फॉर्मूले में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। इस वाले लॉजिक का यूज करके जो भी हमारा यहां पर ये स्मॉल m आता है फॉर्मूले के अंदर, इस वाले m को दो जगह पर ये आता है। ठीक है, इन दोनों जगह से छोटे वाले m को हटा देते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, g इक्वल्स टू में बड़े वाला g यहां पर आ जाएगा, मेरे पास बड़े वाला m आ जाएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में d का स्क्वायर आएगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, जब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था तो डिस्टेंस क्या बताया था कि जो भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट हमारा कहां पर है भैया, अर्थ सरफेस पर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये अर्थ सरफेस पर ही है।
और अर्थ सरफेस से अर्थ का सेंटर जो होता है अर्थ का, उसका डिस्टेंस कितना होता है। मान लेते हैं इसका मतलब अर्थ का हमारा रेडियस होगा, तो उसको हम बड़े वाले आर से डिनोट कर लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसका रेडियस कितना होगा भैया, अर्थ से अगर अर्थ के रेडियस से इसका रेडियस कंपेयर करेंगे तो ना के बराबर होगा। अगर ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो भैया क्यों लिखे हम। इस वाले लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी इसका सेंटर है, इस वाले पत्थर का सेंटर है और हमारे अर्थ का सेंटर है, उसका जो रेडियस लेते हैं, मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं, वो हमारा क्या होता है भैया, आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ही वो ले लिया जाता है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, हमारी अर्थ किस तरह से होती है, इस तरह से गोल होती है। अब यहां पर ये पत्थर रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर सरफेस पर है, तो इस सरफेस से यहां का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है। ठीक है, अर्थ हमारी कैसी होती है, सर्कुलर, गोल होती है, स्फीयर टाइप की शेप की होती है। तो जो भी ये रेडियस होता है, यही रेडियस डिस्टेंस होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि पत्थर और अर्थ के बीच का। किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर रखा हुआ है और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो यहां पर जो भी डी का स्क्वायर मैंने रखा है, ये डिस्टेंस होता है इनके बीच का। डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे भैया, रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे। तो यहां पर हमारा डी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं भैया, आर का स्क्वायर पुट कर सकता हूं। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। कैसे मैंने बनाया है, बस आपको इसमें से दो चीजें देखनी है कि जो भी हमारा यहां पर पत्थर है, इसका मास नेग्लिजिबल है भाई, उसको हटा दो तो स्मॉल जी, बड़ा जी और एम आ जाएगा। इसके अलावा जो डिस्टेंस है, इसका तो साइज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है अर्थ से कंपेयर करने पर। तो जो भी बीच का डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी की। और इस छोटे वाले जी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। बड़े वाले जी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद आपको रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अब इस स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो भैया पीछे वाले पेज पर जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, जी इक्वल्स टू में कैपिटल जी इनटू में एम अपॉन में यहां पर आता है आर स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब कौन कौन सी वैल्यू हमें पुट करनी होंगे भैया, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, राउंड फिगर में कर सकते हैं हम, 6.7 इनटू में यहां पर आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस में 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम यहां पर माइनस में 2 होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद इसी तरह से हमें मास ऑफ अर्थ की जरूरत होगी। अर्थ का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 6 इनटू में यहां पर आ जाएगा 10 टू दी पावर 24, और ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम में। इसके बाद हमें रेडियस ऑफ अर्थ की जरूरत होगी। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इनटू में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10, और इस पर पावर लगेगी हमारी 6, ये हो जाएगी यहां पर मीटर में। तो जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 6.7 इनटू में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर माइनस में 11। इसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर हमें क्या करना है भैया, मास करना है। तो मास कितना होता है, 6 इनटू में यहां पर आ जाएगा 10 टू दी पावर 24, और इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है भैया, 6.4 इनटू में 10 टू दी पावर 6। रेडियस यहां पर हमारा जो है 6.4 इनटू में यहां पर आ जाएगा 10 टू दी पावर हमारे पास 6 है ना। इसको यहां पर इस तरह से ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट में हमने क्यों डाला है, क्योंकि भैया आर का स्क्वायर हमें करना है, तो यहां पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारी यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत एज सच इतना नहीं है, जस्ट आपको ये वैल्यू मेमोराइज कर लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर हमने पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना भैया। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी 3 इक्वेशंस जो थी उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनको यहां पर लिखते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी यहां पर v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको याद है ना, u प्लस में ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल्स टू में
यू टी आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन भी आपको याद होगी, सेकंड वाली ये इक्वेशन है। इसके अलावा वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर होता था और ये किसके इक्वल होता था भैया, 2as के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होती थी। ये तीनों इक्वेशन आपको याद होंगी। अगर हमारा यहां पर इक्वेशंस मोशन की हैं, ठीक है, मोशंस की इक्वेशन की बात करूं तो ये तीन इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी जो प्रीवियस चैप्टर से हमने डिस्कस किए हैं उसमें। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये वाली याद रखनी है। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है तो जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी ये हैं, इनमें क्या चेंजेस आएंगे। जो हम इक्वेशन यूज करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, v इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा u प्लस में ए टी। यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम जी टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा g, उसके बाद आ जाएगा t, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, h इक्वल्स टू हमारे पास है यू टी प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वेयर, है ना। तो एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास जी टी स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है वी स्क्वेयर इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर आ जाएगा, मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as है, तो इस तरह से भी लिख लेते हैं। चलो, वी स्क्वेयर माइनस में हमारे पास यू स्क्वेयर जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास 2as के। एक्सेलरेशन की जगह हम स्मॉल g पुट करेंगे और s यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो जो भी ये तीन इक्वेशन आपके सामने मैंने बनाई हैं, ये किस चीज के लिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और इन्फ्लुएंस में होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है उस पर हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है, ग्रेविटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपने क्या करना है, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं इनको याद कर लेना है। वैसे तो ये फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, बस एक्सेलरेशन जहां पर भी ए आता है, ए की जगह पर हमने वहां पर जी कर दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने रख दिया है। तो फ्री फॉल में हमने क्या समझ लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है और उसके यहां पर फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं। अब यहां पर दो चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। एक तो होता है बड़े वाला g, जिसका मतलब होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और दूसरे वाला होता है हमारा स्मॉल g, जिसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी तो समझना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। चैप्टर में अभी तक मेजरली हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक था हमारा कैपिटल जी के अराउंड, दूसरा था हमारा स्मॉल जी के अराउंड। कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट को शो करता है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा, दोनों सेम नहीं है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। जो भी हमारा बड़ा वाला जी होता है, कैपिटल जी होता है, वो शो करता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट को, छोटा वाला जी शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ये बात तो अभी तक आपकी समझ में आ गई होगी। इनकी वैल्यू में डिफरेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट है, इनका डिफरेंस क्या है, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 6.6734 इंटू में 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। और इस वैल्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप अर्थ पर हो, मतलब कोई पर्सन अर्थ पर है, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी। कोई मून पर है तो भी ग्रेविटेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी। कोई दूसरे मतलब स्पेस में है तो भी उसकी वैल्यू यही रहेगी। हर जगह पर जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सेम रहती है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो इसकी वैल्यू पीछे वाले पेज पर ही मैंने आपको बताई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनमें इस वैल्यू का और जो भी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इनकी जरूरत पड़ेगी उनको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिफरेंस की बात करें तो इट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट हर जगह पर सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कोई अर्थ पर है, मून पर है, स्पेस में है, सन पर है, किसी अदर गैलेक्सी में है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर बात करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भैया, तो इसमें तो बदलाव आएगा।
अर्थ पर जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अर्थ की बजाय अगर कोई मून पर है, कोई मार्स पर है, कोई अगर अदर प्लेनेट पर है, स्पेस में है, तो ये चेंज होगी। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह के अनुसार इसमें बदलाव आते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन जो है इसमें नहीं होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ एक वैल्यू होती है, किसी भी डायरेक्शन में ये वाली फोर्स वर्क नहीं करती है, ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं दी होती है। इसके बाद बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो भी होता है और इसमें जो डायरेक्शन है वो भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना डायरेक्शन ना होना यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी हमारा यहां पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी होता है, ये दोनों सेम सेम नहीं है, इनको सेम मत समझ लेना, ये दोनों अलग अलग हैं। और इनमें क्या डिफरेंस है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इस वाले टेबल को रट लेना है, आपके लिए बनाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता रहा है। तो जो भी डिफरेंस है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव कर लेते हैं अगले पेज पर। ग्रेविटी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आपको समझना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट काफी मजेदार लगेगा आपको एक चीज माननी पड़ेगी यहां पर। लेट्स सपोज जो भी हमारी अर्थ है उस अर्थ पर कोई भी एयर नहीं है, ठीक है, कोई भी एयर नहीं है, कोई भी हवा नहीं है, कोई भी वाटर वेपर नहीं है। तो जो भी अर्थ हमारी है उस अर्थ के ऊपर की तरफ हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम जस्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को जस्ट छोड़ देंगे तो क्या होगा आपको पता है ना, फ्री फॉल होगा। अब आप मुझे बताओ, जो भी मेरा पहला ऑब्जेक्ट है ना वो एक होलो ऑब्जेक्ट है, यानी कि अंदर से वो खोखला है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक सॉलिड है, यानी कि मैं इस तरह से कह सकता हूं ये मेरे पास एक खाली बोतल है, ये एक मेरे पास भरी हुई बोतल है, इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास खोखला है और ये मेरे पास एक सॉलिड है। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स को हमने जब लिया, जब हमने इनको छोड़ दिया, जस्ट एक साथ में हमने इनको छोड़ दिया, तो आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को पहले टच करेगा। इनका डिस्टेंस जो अर्थ से है वो बिल्कुल सेम है, ये बराबर ऊंचाई पर हैं, एक साथ इनको छोड़ा जाता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ को पहले टच करेगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहले कमेंट करके बताना, उसके बाद आगे वीडियो को देखना है। अब अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा अर्थ है, अर्थ पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये वैल्यू तो आपको पता ही है। अब इस वैल्यू से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी हैव टू ऑब्जेक्ट, होलो और सॉलिड। भाई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक होलो है, खोखला है, एक सॉलिड है यानी कि पूरा भरा हुआ है अंदर से। अब बिग और स्मॉल मान लेते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, शुड फॉल एट सेम रेट। जो भी हमारा यहां पर अर्थ है दोनों सेम रेट से फॉल होंगे, यानी कि जब इनको फ्री फॉल के लिए छोड़ा जाएगा तो ये एक ही टाइम पर, अगर हमारे पास ए ऑब्जेक्ट जो है वो इसको 2 सेकंड में टच करेगा तो बी वाला ऑब्जेक्ट भी 2 सेकंड में ही टच करेगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, मान लो आपके पास रुई है, ठीक है, और आपके पास एक लोहे की बॉल है, ठीक है, पूरी सॉलिड बॉल है, लोहे की बॉल है। दोनों चीजों को जब आप इस तरह से छोड़ोगे, अगर एयर नहीं है, वैक्यूम है, यहां पर कोई भी इस तरह का मटेरियल नहीं है, तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क करेगी उन पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी वर्क करेगा दोनों पर, सिर्फ एक ही फोर्स वर्क करेगी। तो दोनों छोटी सी रुई और पूरा हमारी जो लोहे की बॉल है वो सेम रेट से फॉल होंगी, और वो एक ही टाइम पर उनको छोड़ा जाएगा, तो एक ही टाइम पर वो अर्थ को
टच करेंगी। आई नो सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन ये कंडीशन कब है? ये एयर के प्रेजेंट ना होने पर है। लेकिन हमारे यहां पर तो भैया एयर है, अब रुई को छोड़ेंगे तो भैया एयर उस पर फोर्स अप्लाई करती है, एयर बाधा बनती है, इसीलिए वो उसको एयर थोड़ा स्लो कर देती है, ठीक है। और जो हमारी सॉलिड आयरन की बॉल होती है वो डेंजर होती है, उस पर एयर का प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी हो हमारा, कोई हल्का हो कोई भारी हो, दोनों सेम रेट से वहां पर इस तरह से अर्थ को टच करेंगे। इस पॉइंट का भी आपने ध्यान रखना है। तो हमने चैप्टर में अभी तक ग्रेविटेशन को समझ लिया है, जिसमें बड़े वाले जी की वैल्यू को हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने क्या समझा था भैया? फ्री फॉल को समझा। फ्री फॉल में छोटे वाले जी को हमने समझा। तो चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा? मास और वेट। दोनों चीजों को समझने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। चैप्टर में हमारा जो ये कॉन्सेप्ट आया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मास और वेट वाला। भाई इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इनके जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको ध्यान से समझ लेने हैं। एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइज मास की। भाई मास से आपको क्या समझ में आता है? साउथ की फिल्में नहीं देखनी है, वहां पर मास का कोई अलग मतलब होता है। यहां पर जो मास है उसकी डेफिनेशन में देखो भैया क्या है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ये क्वांटिटी होती है भाई। मास का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक बोतल है, इसके अंदर जो भी पानी है ना, उसकी क्वांटिटी जो है, पानी की जो क्वांटिटी है उसको मास कहा जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी क्वांटिटी रखता है, कितनी क्षमता रखता है, कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर, उसी को मास कहा जाता है। मैटर की क्वांटिटी, तो इसके अंदर कितने मैटर की क्वांटिटी है वो इसका मास हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर मुझे बताओ, जो भी ये वाटर बोतल है, ये हमारे मेरे पास है, ठीक है, अर्थ पर है ये। कोई इसी वाटर बोतल को इतने ही पानी के साथ, वो पानी पीता भी नहीं है, मून पर चला जाता है, क्या इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा भैया, पानी तो ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी कि ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि मास जो है, जो भी इसके अंदर मैटर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी मास है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो भी मास है उसमें चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर मास से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मास की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है जो आपके सामने अंडरलाइन मैंने की है। इसका मतलब भी मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको मास कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है मास से रिलेटेड। मास इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू इस तरह से लिख लो, जैसे 20 मीटर मैंने लिख दिया, तो ये मेरा क्या होता है भैया? ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू होती है। अगर मैं इसमें लिख दूं 20 मीटर वेस्ट, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाती है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। और ऐसी वैल्यूज को, ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मैंने आपको बताया अर्थ पर इस बोतल में, मतलब इस बोतल को हम खोलेंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे। अर्थ पर है तो भी इसके मास जो है वो सेम रहेगा। अगर इसको हम चांद पर लेकर चले जाएं, स्पेस में लेकर चले जाएं, कहीं पर भी हम लेकर इसको चले जाएं, तो इसका जो मैटर है वो तो सेम ही रहेगा। मैटर की क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। यानी कि ये प्लेस टू प्लेस जो है चेंज नहीं होती है, ये हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। इसके मास में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद कहता है मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है भाई। कहीं पर भी, किसी भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये पेन है, इसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। इस बात को आपने ध्यान रखना है। जो भी मास है और उससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरह से समझा भी दिया है, तो इनको याद कर लेना है, राइट डाउन कर लो, साथ साथ नोट्स भी बना लो। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, जो मास होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जो भी मास होता है, यहां पर मैं बताता हूं, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ठीक है। तो मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। इसी तरह से मास के बाद हमें समझना है भैया वेट क्या होता है। आप कहोगे भैया वेट तो वो होता है जिसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है। नहीं भैया, जो मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मैटर की क्वांटिटी है उसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है और उसको मास कहा जाता है। अगर हम बात करें यहां पर वेट की,
वेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझो। द फोर्स विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। भाई वेट क्या होता है, ये बोतल जो है ना, इस बोतल पर जो अर्थ फोर्स लगाती है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उस फोर्स को, ठीक है, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स कौन सी होती है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। जो भी ग्रेविटेशन फोर्स इस पर वो लगाएगी, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है भैया, वेट कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन आपको समझनी है। तो मास क्या होता है, मैटर की कितनी क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको मास कहेंगे। और वेट का मतलब क्या होता है भैया, ये एक फोर्स होती है जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर लगाती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको वेट कहा जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, तो वेट को किस में मेजर किया जाता है। तो उसका भी जवाब यहां पर मैं आपको दे देता हूं। जो भी वेट होता है भैया उसको मेजर किया जाता है न्यूटन में, ठीक है। ये दो चीजें आपने समझनी है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है। अब आप कहोगे कि भैया न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, या फिर किलोग्राम और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि 1 किलोग्राम जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है भैया, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। वैसे इस बात को याद करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जस्ट आपको दो चीजें जो याद रखनी है कि मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वेट जो है उसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। तो अब यहां पर जो हमारा वेट है उससे रिलेटेड पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा कि भैया इसमें मैग्नीट्यूड तो दिया ही है, डायरेक्शन भी दी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें यहां पर मिल जाती हैं, यही बात आपको देखने को मिलेगी। तो वेट इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह अनुसार बदल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं बदलता कैसे है। लाइक मान लो मेरा वेट जो है वो अर्थ पर 60 है, ठीक है। मैंने क्या किया भैया, मेरा वेट जो है ना वो अर्थ पर ई से, ठीक है, यहां पर पूरा ही लिख लेता हूं, अर्थ पर मेरा जो वेट है वो 60 है। तो मून पर कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मून पर कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 60 से। जो मेरा वेट है, अगर अर्थ पर 60 है मेरा, तो मून पर कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन होगा। यूनिट भी आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, क्योंकि ये किस चीज पर निर्भर करता है, वेट ग्रेविटेशन फोर्स पर। मून जो है उसका रेडियस कम है, इसीलिए उसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होती है। अगर किसी अदर प्लेनेट, जो प्लेनेट अर्थ से बड़े हैं, उन पर अगर हम अपना वेट मेजर करेंगे तो वहां पर वेट ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद कहा गया है वेट कैन बी जीरो। अब वेट जो है ना वो जीरो भी हो जाएगा। आप कहोगे भैया कैसे, जीरो कैसे हो सकता है किसी का वेट, तो आपको बताता हूं। लाइक मैं हूं, मेरा वेट है यहां अर्थ पर है 60। इसके बाद अगर मैं मून पर चला गया तो मेरा वेट हो जाता है 10 न्यूटन। अब मैं ना तो अर्थ पे हूं ना मैं मून पे हूं, मैं कहां पर हूं भैया, स्पेस में हूं, ठीक है। जो स्पेस है उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर किसी भी तरह की ग्रेविटेशन फोर्स वर्क नहीं करती है, तो उसका वेट क्या होगा भैया, उसका वेट जीरो हो जाएगा। स्पेस में, खाली स्पेस में जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है, ठीक है। सिंपल चीज, मास और वेट से रिलेटेड बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा भैया, थ्रस्ट और प्रेशर को डिटेल में समझना है। तो उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। वेट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा रह जाता है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो जो भी हमारा वेट है उसको हम W से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला फॉर्मूला भी आपने नोट कर लेना है। अब हम मूव करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइज, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है डिटेल में समझ लेते हैं। पहले हमें थ्रस्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम प्रेशर को समझ पाएंगे। सो थ्रस्ट के बारे में यहां पर दिया गया है, इट इज द फोर्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड
थ्रस्ट है। भाई जो भी फोर्स का एक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस पर, उसको थ्रस्ट कहा जाता है। फिर से बता देता हूं, एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो हमारे पास यहां पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और उस ऑब्जेक्ट की फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के साथ, यानी कि डाउनवर्ड। ठीक है, हमारे पास ये तो सरफेस हो गया, इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस पर फोर्स लगाता है। जो भी फोर्स यहां पर लगाता है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है फोर्स जिस तरफ लग रही है और सरफेस में। तो इस तरह की जो भी फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा सरफेस पर परपेंडिकुलरली, उसको कहा जाता है गाइस थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे भाई ये अर्थ हमारी है, ठीक है, अर्थ यानी कि रेत मिट्टी, जहां पर भी ये बच्चा खड़ा है, इसका जो वेट होगा वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है भाई, इस सरफेस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है थ्रस्ट का। अब यहां पर थ्रस्ट के बाद इतना ही समझना है। थ्रस्ट में, थ्रस्ट के बाद यहां पर हम प्रेशर को डिराइव करेंगे, प्रेशर को समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। सो यहां पर हमें प्रेशर के बारे में दिया गया है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो भी यहां पर प्रेशर है ना, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो अफेक्ट होता है। थ्रस्ट का जो भी अफेक्ट होता है पर यूनिट एरिया पर, उसको प्रेशर कहा जाता है। यानी इजी वे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, ऊपर इसमें आ जाएगा यहां पर थ्रस्ट। जो भी थ्रस्ट है वो ऊपर इसमें आ जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा एरिया, जो भी सरफेस है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान इसका फॉर्मूला बनता है। तो आप क्या कह सकते हो, प्रेशर इक्वल्स टू में थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट का जो भी अफेक्ट होता है किसी भी एरिया पर, उसको प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर की एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है उसको पास्कल कहा जाता है। ये यूनिट जो है ये एक साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पीए, यानी कि पास्कल इसको कहा जाता है। पूरी लाइन यहां पर लिख देता हूं, पास्कल इसको कहा जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीए। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एसआई यूनिट जो होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। थ्रस्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं भाई, यहां पर कंडीशन समझनी पड़ेगी आपको। दो कंडीशन दे देता हूं एक की बजाय। आप कभी भी राजस्थान गए हो, ठीक है, राजस्थान में क्या होता है भैया, राजस्थान या फिर कहीं पर भी आप रेत या मिट्टी में खेलते हो, आपने देखा होगा कि जब आप खड़े होते हो रेत पर, तो आपके पैर नीचे जमीन में जो मिट्टी होती है, रेत होता है, उसमें ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं जब आप खड़े हो जाते हो उस पर। अगर उसी रेत पर आप लेट जाते हो, इस तरह से लेट गए हो, तो आपके जो पैर हैं, मतलब आपका जो, मतलब आपके पैरों ने जो जगह बनाई है, ठीक है, खड़े होने पर आपके पैरों ने ज्यादा जगह बनाई होती है, मिट्टी में ज्यादा अंदर तक वो जाते हैं। लेकिन जब लेट जाते हो उसी मिट्टी पर, तो आपकी पूरी बॉडी वहां पर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं डाल पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो भी थ्रस्ट है वो एरिया, मतलब जो भी प्रेशर है वो एरिया इसमें नीचे की तरफ आता है। यानी कि जो भी आपका वेट है, एरिया इंक्रीज अगर हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है, और एरिया डिक्रीज अगर हो गया सेम वेट के लिए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉक्स है भैया, कंडीशन ए में मैंने क्या किया, इस बॉक्स को इस तरह से खड़ा करके मैंने रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो भी सरफेस से टच होने वाला पार्ट है, ठीक है, सरफेस से टच होने वाला जो इसका पार्ट है, अगर आप इसके एरिया को देखोगे, सरफेस से टच होने वाला जो एरिया है इसको फाइंड करोगे ए वाली कंडीशन में, तो इसका एरिया कम मिलेगा आपको। अब इसी बॉक्स को मैं लेटा देता हूं, ठीक है, मैंने इसी बॉक्स को इस तरह से सेकंड कंडीशन में लेटा दिया। अब यहां पर आप देखोगे कि भैया एरिया इंक्रीज हो गया है। तो सरफेस पहले हमारा ये सरफेस पर रखा गया था, कंडीशन ए है मेरी, ठीक है, ए वाली कंडीशन है और बी वाली कंडीशन है। तो प्रेशर किस वाली कंडीशन में ज्यादा होगा, प्रेशर हमारा ए वाली कंडीशन में ज्यादा होगा। एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में आप देख सकते हो सरफेस से जो टच एरिया है वो कम है, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बी वाली कंडीशन में आप यहां पर देख सकते हो कि एरिया जो है वो ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट यहां पर निकल कर आएंगे। ठीक है,
सिंपल चीजें थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड हमने समझी। अभी इसी थ्रस्ट एंड प्रेशर में हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो लिक्विड्स पर एप्लीकेबल होता है, जिसे कहते हैं बोयंट फोर्स या फिर बोयंसी जिसको कहा जाता है। अब ये एक्चुअल में होती क्या है, इसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। आपने कभी ना कभी पानी में डुबकी जरूर लगाई होगी, अगर लगाई है तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉयंसी, इसके बारे में आप आसानी से समझ पाओगे। समझ ही नहीं, आपने इसको फील भी किया होगा जब पानी में डुबकी लगाई होगी। सो बॉयंसी के बारे में डेफिनेशन समझ लेते हैं डिटेल में, उसके बाद जाएंगे। सो इसमें दिया है द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायंसी। यहां पर कहता है कि भाई एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है ऑब्जेक्ट पर जब उसको किसी भी फ्लूइड के अंदर डाला जाता है। फ्लूइड यानी कि लिक्विड। तो देखो समझो इस चीज को, हमने यहां पर एक टब लिया भैया, इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी जो है वो क्या होता है भैया, एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड में मतलब इस पानी में हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा एक बॉल हो सकता है या फिर कोई बड़ा सा टब होता है, तो उसमें हम खुद भी जा सकते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह हो तो उसमें खुद भी अगर हम जाएंगे, अगर तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल से थोड़ा दूरी बनाना, ठीक है। सो अगर आपको तैरना आता है, आप स्विमिंग पूल में जाते हो, पानी के जैसे ही आप जाते हो पानी के अंदर, तो आप एक फोर्स फील करते होगे। वो फोर्स किस तरह की होगी, आपको लगेगा कि पानी आपको कुछ ऊपर की तरफ धकेल रहा है। या फिर आप इस तरह से समझो, आप कोई वेट जो है ना, ठीक है, कोई वेट है, आप किसी पत्थर को, ठीक है, एक पत्थर आप जनरली कहीं पर भी उठाते हो और पानी में उस पत्थर को उठा के फील करोगे तो आपको वो लाइट वेट लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत हल्का है। भाई वो हल्का कैसे हो गया है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है पानी के अंदर जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, जिससे उसका वेट कम आपको लग रहा है। ऐसा आप फील कर पाते हो या अपने आप को क्या कर पाते हो, ऐसा लगेगा आपको पानी के अंदर जाने पर कि नीचे से आपको कोई ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इसी को बॉयंसी कहा जाता है। जो भी फ्लूइड होते हैं यानी कि लिक्विड मटेरियल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिससे ये फील होता है कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाई जा रही है। इसी फोर्स को बॉयंसी कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, भैया एक टब लेना है, इसमें पानी डालना है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालना है, तो इस पर दो फोर्स लगती हैं। पहली फोर्स क्या होती है भैया, सबसे पहली फोर्स तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको पता है ना, ग्रेविटेशन वर्क करती है नीचे की तरफ जो उसको अर्थ की तरफ खींचती है। तो पानी क्या करता है भैया, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, उसको कहेंगे बॉयंसी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, उस पर दो फोर्स वर्क करती हैं। नीचे की तरफ ग्रेविटेशन वर्क करती है, ऊपर की तरफ जो लिक्विड है वो बॉयंस फोर्स लगाता है। अब इस बॉयंसी के बारे में दो पॉइंट दिए गए हैं, समझते हैं भैया। इट एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो आपको बता ही दिया है कि भैया ये ऊपर की तरफ एक्ट करती है बॉयंसी। इसके बाद दिया गया है डिपेंड्स ऑन फ्लूइड डेंसिटी। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बॉयंसी होती है ये फ्लूइड डेंसिटी पर वर्क करती है। अब आप कहोगे भैया फ्लूइड तो ठीक है, लिक्विड होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को समझेंगे और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है, वो कितना डेंस है, जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो कितना क्लोज हैं, ठीक है। तो और डिटेल में जाने के लिए यहां पर डेंसिटी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो जगह पर ऑब्जेक्ट लिखा है और दोनों जगह पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसको मैं सुधार देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा, जो भी मास पर यूनिट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, उसी को डेंसिटी कहा जाता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भैया, ये जो डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला आपने याद करना है। डेंसिटी को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, मास होता है इसमें ऊपर की तरफ एंड नीचे आ जाता है वॉल्यूम। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को v से डिनोट किया जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो फॉर्मूले को, इन शॉर्ट डेंसिटी इक्वल्स टू में भैया मास अपॉन में कैपिटल V आएगा, वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है भैया डेंसिटी का। अगर आप डेंसिटी की SI यूनिट की बात करो तो भाई SI यूनिट ऑफ डेंसिटी
तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भैया, डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। सो थ्रस्ट एंड प्रेशर में हमने थ्रस्ट को समझ लिया, प्रेशर को समझ लिया, प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बॉयंसी को हमने समझ लिया कि भैया ये लिक्विड्स में जो भी फ्लूइड होते हैं उसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स होती है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और डेंसिटी का जो भी फॉर्मूला है वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ना चैप्टर के अंदर, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में ही न्यूमेरिकल्स को सोल्व करा जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में। अब जो भी हमारा ये थ्रस्ट एंड प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंप्लीट होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है डिटेल में जाकर समझेंगे, उसके लिए मूव करना होगा अगले पेज पर। चैप्टर में हमें लास्ट कॉन्सेप्ट समझना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले आप एक बात मुझे बताओ, आप कभी ना कभी किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे गए होंगे, या फिर किसी तालाब के किनारे आप जाते हो, आप देखते हो कि अगर हम तालाब में, अगर हम समुद्र में, तालाब में, सी में, रिवर में अगर हम कोई कॉइन डाल देते हैं, ठीक है, कॉइन डाल देते हैं, या कोई नेल जो होती है, लोहे की कील जो होती है उसको डालते हैं, तो भैया वो तो अंदर डूब जाती है, जैसे ये वाली कील डूब गई है। और आप दूसरी तरफ देखते होंगे कि बहुत हैवी हैवी जो बोट होती हैं या फिर शिप होते हैं वो उसमें इजीली तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। भैया इतनी हल्की सी चीज तो डूब गई, और इतने हैवी हैवी जो शिप होते हैं, बोट होती हैं, या फिर और भी जो चीजें होती हैं तैरने वाली चीजें, वो तैर रही होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो जो भी ये चीजें हैं, ऐसा क्यों हो पाता है कि भैया इतना हैवी जहाज शिप है वो तैर रहा है, कील डूब जाती है? आपके माइंड में भी कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल को आसानी से समझाऊंगा, यहां पर आपको समझना है सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लाइन बाय लाइन समझ लेंगे। इसमें कहता है इट स्टेट्स, ये कहता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। इसी लाइन को समझो सबसे पहले। आपको यहां पर क्या कहा गया है कि भैया हमने एक यहां पर टब ले लिया है, इस टब के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, पानी है इसके अंदर, और इस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को, किसी बॉडी यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसको इमर्स करते हैं यानी कि डुबोते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से इसमें डाल दिया है, ये ऑब्जेक्ट इसमें पार्शियली, पूरी तरह से तो डूबा नहीं है, पार्शियली है, चाहे वो पार्शियली इसमें डूबता है या फिर फुल्ली इसमें डूब जाता है। तो जो भी, जितने भी पानी को ये डिस्प्लेस करता है, ये कितना डूबा है भाई, सिर्फ इतना वाला इसका पार्ट डूबा है। तो जितना पार्ट ये डूबा है, इस डूबे हुए पार्ट का यहां पर जितना भी पानी वो डिस्प्लेस करेगा, मान लो इसने यहां पर वाटर को डिस्प्लेस किया है, जितने भी वाटर को डिस्प्लेस किया है तो उतने वाटर का जो वेट होता है उसी की फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर धकेलती है, अपवर्ड फोर्स इस पर लगाती है। यही बात है सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है। सो हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर इमर्स किया, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। भैया जो भी कोई लिक्विड में जाएगा तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स कितनी लगेगी, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया है। ये फोर्स जो भी है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड। ये इक्वल है किसके भैया, जो भी फ्लूइड यानी कि पानी है उसके कितने पानी के इक्वल, डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना कि इस ऑब्जेक्ट ने पानी को हटाया है, जितने पानी को इसने हटाया है उतने पानी की वेट की ही यहां पर फोर्स लगेगी इसको अपवर्ड डायरेक्शन में धकेलने के लिए। अब फिर से अपने कंक्लूजन पर आएंगे, यहां पर कंक्लूजन निकालेंगे कि भैया कील जो है हमारी, या हमारा जो सिक्का है, वो कितने पानी को डिस्प्लेस करता है, बहुत छोटा सा साइज होता है, तो बहुत कम पानी को डिस्प्लेस करता है। तो अपवर्ड में जो यहां पर फोर्स लगेगी वो बहुत कम होगी, एक तरह से कहेंगे नेग्लिजिबल फोर्स होगी, बहुत कम पानी को वो डिस्प्लेस करेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली जो फोर्स है वो बहुत कम होगी। अब आप शिप की तरफ देखो, जो शिप का लोअर पार्ट होता है वो किस तरह का होता है भैया, इस तरह से होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरह से वाइड होता है, तो वो बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, बहुत ज्यादा पार्ट शिप का पानी के अंदर रहता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, तो उस पे अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी भैया, बहुत ज्यादा लगेगी, तो वो तैरने लगता है।
आसान सा हो गया ना बिल्कुल आपके लिए ये समझना। इसके बाद जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। इट यूज टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किस लिए किया जाता है भैया? जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसकी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैं आपको पीछे वाले पेज पर बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कहा गया है इट यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। जो सबमरीन, पानी के अंदर वाली सबमरीन होती हैं या फिर इस तरह के शिप होते हैं, इनको डिजाइन करने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कि भैया कितना पानी डिस्प्लेस, जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेंगे उतना ही नीचे से फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में और जिससे शिप फ्लोट कर पाएंगे। तो जो भी शिप होता है, जो भी सबमरीन होती है, उनको डिजाइन करने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। इसके अलावा भैया हाइड्रोमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, इसी प्रिंसिपल पर वो बनाए जाते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा आपको पता है ना डेंसिटी क्या होती है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसका फॉर्मूला मैंने कहां पर बताया था भैया? पीछे वाले पेज पर बताया था। अगर याद नहीं हो, राइट डाउन नहीं किया हो, तो पीछे वाले पेज पर जाके आप देख सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला था डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, सेम वही चीज, डेंसिटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला वहां पर आगे वाले पेज पर आपको दिया गया है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसी प्रिंसिपल के साथ जो हमारी ये वीडियो है, ये चैप्टर है, हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी वीडियोस हैं क्लास 9th की, मैथ की, साइंस की, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, सभी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जो भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना है। इसके अलावा जो भी चैप्टर के नोट्स हैं, कोई भी साइंस का चैप्टर आप देखते हो उसके नोट्स हैं या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये मिलेंगे आपको ग्रीन बोर्ड के एंड्रॉइड ऐप पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है भैया, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो एग्जाम में आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर वाली अलग से वीडियो बनाई गई है। उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको देखना है। हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।